तो यार ले आए किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सभी के लिए जोशुआ सेंडर की एक और धमाकेदार एपिसोड। वैसे तो इस वीडियो को बहुत पहले ही अपलोड हो जाना था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे चेकअप के लिए दोबारा से बुलाया था। खैर यार दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। तो चलो यार शुरू करते हैं आज की धमाकेदार एपिसोड। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एग्रेस कॉट कॉक्स को पूरे तरीके से सबके सामने एक्सपोज कर डालता है और आखिरकार कॉट कॉक्स तंग रह के खुद ही अपने मुंह से अपने जुर्म को कबूल करता है कि वही है वो जासूस, वही है वो धोखेबाज जो कि तुम लोगों की इंफॉर्मेशन को लीक करता था और इसी की वजह से अब तक तुम लोगों के इतने बंदे मारे गए हैं। इस सच्चाई को जानने के बाद प्रिंसेस पूरे तरीके से टूट के रह जाती है। इवन के कॉट कॉक्स ये अपने मुंह से एडमिट भी करता है कि वो सारे लोगों में से प्रिंसेस के ज्यादा इसलिए करीब रहता था क्योंकि ऐसा करके उसने काफी दिलचस्पी से और इजीली ट्रस्ट को गेन कर लिया। प्रिंसेस जब उससे वजह पूछती है तो काउंट कॉक्स यही बताता है कि मनी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। अब जब बात पैसों, इज्जत और डिस्ग्रेस की चल रही होती है तो यहाँ पे काउंट कॉक्स उन्हें ये भी बताता है, मुझे इन सारी की सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इससे पड़ता है कि आज पॉइंटर फैमिली का आखिरी दिन है। अगर यकीन ना आए तो तुम जल्दी जान जाओगे कि मेरा इस बात से क्या मतलब है। और जिस ऑनर के बारे में, जिस लॉयल्टी के बारे में और जो डिस्ग्रेस के बारे में तुम चीख चीख के गवाही देते हो, वो आज तुम्हारी पॉइंटर फैमिली के साथ खत्म हो जाएगी। ये मेरा तुम सबके सबसे वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है। ये उसके बोलते ही हम देख पाते हैं वहाँ पे मौजूद हर एक चीज जोरदार तरीके से हिलने लगती है और अब हर कोई भूकंप को महसूस कर पाता है। वो सारे के सारे लोग परेशानी से कहने लगते हैं, कॉट कॉक्स आखिर इस सब का क्या मतलब है? तुमने क्या किया? ये सब चीजें एकदम से हिलने क्यों लगी? कॉट कॉक्स एक लम्हे के लिए भी मत सोचना, ये सब कुछ करने के बाद तुम भी जिंदा यहाँ से बच पाओगे। आन्ना कहता है कि तुम्हें अपने जिंदा रहने पे फख्र रहना, तो देख लेना हम आज तुम्हें भी मौत के घाट अपने साथ ही उतारेंगे। वो ये बोल रही होता है जैसे तैसे कि प्रिंसेस जोरदार तरीके से चिल्लाते हुए सबका ध्यान खिड़की की ओर करवाती है। प्रिंसेस कहती भी है, लॉर्ड एग्रेस और सारे लोग खिड़की के बाहर देखो। हम देख पाते हैं कैसे एग्रेस के चेहरे में भी हम परेशानी, डर, खौफ साफ साफ मायनों में देख पाते हैं। कहानी हेडक्वार्टर के बाहर खिड़की के बाहर जाती है जहाँ पे एक बहुत बड़ी आग तेजी से अब इनकी ओर ही बड़ी होती है। हम देख पाते हैं कैसे वो आग इनकी ओर बड़ी होती है और इनकी ओर आते आते हर चीज को अपनी लपेट में लेते लेते जला के राख कर डालती होती है। उसके आने से पहले उसकी शॉक वेव्स को ये लोग महसूस कर पाते हैं, वो बढ़ती हुई गर्मी को, जिस वजह से इस हेडक्वार्टर की जड़ें ऑलरेडी कांप उठी है और शायद से अब जल्दी ये लोग यहाँ पे मारे भी जाए। ना कि सिर्फ इतना बल्कि हम देख पाते हैं आसपास के घर भी अब सारे के सारे उसी आग से फटने लगते हैं। बस तुम लोग जिस कोने में भी अपनी नजरें दौड़ाओगे तुम लोगों को मौत के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं काउंट कॉक्स की बात ठीक भी होती है क्योंकि वो चारों तरफ से आग से घेरे होते हैं और इस आग के पीछे एनिमी की फोर्सेस उनका इंतजार कर रही होती है। ये तो बस इनकी खुशकिस्मती है कि इस वक्त बारबेरियन को जोशुआ ने वक्त पे ही चैलेंज कर दिया होता है, वरना शायद से अब तक तो बारबेरियन भी इनके दरवाजे तक पहुंच ही चुका होता, क्योंकि अभी तक इनमें से कोई इतना काबिल नहीं है कि वो बारबेरियन को सामने से रोक पाए या फिर उसे टक्कर दे पाए। तो हाँ यार, जोशुआ ने उसको चैलेंज करके एक तरह से इनकी जानों को बचा लिया और अब सब लोगों की उम्मीदें जोशुआ पे ही टिकी हुई है। जोशुआ जो कि मास्टर वार का विनर, द किंग ऑफ रेनहार्ट, द एम्परर ऑफ रेनहार्ट, अब सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही वो वाहिद बंदा है जो कि बारबेरियन को हरा सकता है ना। दोस्तों, बात अगर जोशुआ की चल रही होती है तो कहानी पलट के जोशुआ की ओर जाती है जहाँ पे जोशुआ के सर पे रेनहार्ट अपने हाथों से ताज पहनाता है। जोशुआ उससे कबूल करते हुए कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा रेनहार्ट को एक बेटर प्लेस बनाने में, और ये मैं कल से नहीं बल्कि आज से ही शुरू करूंगा। तो रेनहार्ट आगे से कहता है, वेल मुझे पता है कि तुम अपने शब्दों से पीछे नहीं हटते, लेकिन अगर सच कहूँ तो मैं झूठ भी नहीं कहूंगा। मैं कहीं न कहीं काफी ज्यादा मायूस हुआ हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ना चाहता था। मैं खुद देखना चाहता था
कि जोशुआ सेंडर आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। ये बात मैंने कभी अपने ख्यालों में भी नहीं सोची थी कि तुम मेरे बजाय किंग ऑफ मर्सनरी को चैलेंज करोगे, क्योंकि मुझे तो लगा था कि तुम लोगों का दिल जीतने के लिए, रेनहार्ट की पीपल्स को अपनी ओर करवाने के लिए मुझे ही चैलेंज करोगे। पर असल में तुमने ऐसा ना किया और मेरे बजाय तुमने द किंग ऑफ मर्सनरी को चैलेंज किया, जो कि ठीक भी है। उससे भी तो आखिर किसी न किसी ने तो रोकना ही था, लेकिन फिर भी मैं तो मायूस हुआ हूं ना। जोशुआ एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्या बोला तुमने? क्या मेरी कोई वजह होनी चाहिए थी कि 12 सुपर ह्यूमन में से मैं किसको चैलेंज करता? और हाँ, जहाँ तक तुम्हारी मायूसी की ही बात है कि तुम मायूस हुआ क्योंकि तुम मुझसे लड़ना चाहते थे, या फिर तुम एक्सपेक्ट करते थे कि मैं तुम्हें ही चैलेंज करूंगा, तो तुम इसकी फिक्र मत करो, क्योंकि रेनहार्ट का किंग होने के नाते, रेनहार्ट का एम्परर होने के नाते मैं तो कभी भी सिचुएशन को अरेंज करवा के तुम्हारा और मेरा बैटल करवा सकते हैं सभी लोगों के सामने। ऐसा करने से ना कि मैं सिर्फ बारबेरियन को हराऊंगा, बल्कि साथ ही साथ तुम्हारे खिलाफ भी लड़ूंगा। तो हाँ यार, एक तीर से दो शिकार, मैं बारबेरियन को भी गिरा डालूंगा। इसके चलते ही तो मैं चैलेंज करके रेनहार्ट के लोगों का दिल भी जीत लूंगा। ये बोलते बोलते जोशुआ अपने कदमों पे अब खड़ा हो जाता है। इसके बाद से जोशुआ रेनहार्ट में से किसी के भी आगे अपने कदम नहीं झुकाएगा। ये जोशुआ का लास्ट टाइम था कि उसने द लॉयन किंग के आगे अपने कदम झुकाए, क्योंकि उसका किंग बनने के लिए ये जरूरी था। आखिर इतना सब कुछ सुनने के बाद लॉयन किंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता भी है, अरे वाह, जोशुआ सेंडर द एम्परर ऑफ रेनहार्ट। अगर सच कहूँ तो तुम्हें देख के मुझे अपनी जवानी के दिन याद आते हैं। बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ जाते हुए मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे कि मैं अपने यंगर सेल्फ के खिलाफ जा रहा हूँ। लॉयन किंग इसके बाद जोशुआ से कहता है, चलो जो भी, अपनी जुबान से पीछे मत हटना। और एक प्रॉमिस के तौर पे वो अपना लॉयन बैच देते हुए कहता है कि ये हमारे बीच में वो वादे को मजबूती से बनाए रखेगा। जोशुआ उस बैच को एक्सेप्ट करता है, एक वादे के तौर पर और एक गिफ्ट के तौर पर, जिसमें हम देख पाते हैं एक शेर का मुंह बना होता है जिसने अपने जबड़ों में एक तलवार को थाम रखा होता है, जो कि लॉयन किंग की पर्सनैलिटी की ओर इशारा भी करता है और साथ ही साथ चीख चीख के गवाही देता है कि वो एक ब्रेव वॉरियर है और कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटता। अपने दांतों में तलवार को थामने का मतलब यही होता है कि वो बैटल फील्ड में कभी भी पीछे नहीं हटता। साथ ही साथ अपने जबड़ों से अपनी तलवार को गिरने का, पकड़ने का, दबाचने का एक ये भी मतलब होता है कि उसने एक बार जबान दे दिया तो वो अब इससे चाह के भी पीछे नहीं हट सकता, चाहे सिचुएशन उसके खिलाफ हो या चाहे सिचुएशन कितनी भी ज्यादा कठिन हो। तो जोशुआ को उसने ये बैच इसलिए दिया कि वो उसके वादे के बीच में आखिरी दीवार है, जिसे एम्परर ऑफ रेनहार्ट भी चाह के भी नहीं तोड़ सकता ना। अब चूंकि उनके बीच में बैटल का वादा हो चुका है, रेनहार्ट उसे अपनी सिचुएशन बताता है कि आज तक उसकी पूरी जिंदगी के लाइफ टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ एक बैटल ही हारा है और साथ ही साथ एक बैटल उसका ड्रॉ भी हुआ है। वो इन्हीं लोगों के बारे में जोशुआ को बताता है कि जिन लोगों के खिलाफ में लड़ा था, जिससे मुझे एक हार नसीब हुई और साथ ही साथ एक ड्रॉ भी। तो उनमें से एक तो ना कि 12 सुपर ह्यूमन में से एक था और ना ही 9 स्टार में से एक था, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ मास्टर ऑफ एवलॉन था। मेरे कहने का, मेरे बताने का, मेरे समझाने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। एक बंदे की काबिलियत हमेशा उसके रैंक पे निर्भर नहीं करती। एक बंदे की सिर्फ आंखों से देखने से तुम कभी भी ये नहीं बता सकते कि उसका पास्ट क्या था। यह एक बंदा जैसे तुम्हारे सामने बन के आता है, तुम कभी भी नहीं जान सकते वो अंदर से कैसा है। तो कहने का ये मकसद है, तुम्हारे आसपास जो भी है अपने सराउंडिंग्स की तरफ ध्यान दो, उन्हें समझो, उनके पीछे के मोटिव्स को समझो। अपने से नीचे वाले को भी जानो, अपने से बराबरी वाले को भी, और सिर्फ अपने से ऊपर वाले को मत देखो। कभी कभार तुम्हें मेरिट की जरूरत नहीं पड़ती, बस अपनी सराउंडिंग को देखो और उसे समझो। और हाँ, अपनी तबीयत से बढ़ के ज्यादा काम करने की कोशिश मत करना। फिलहाल तो जोशुआ को उसकी ये सारी की सारी बातों की ज्यादातर तो समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन इसके बाद भी उसे काफी गौर से सुनना होता है। जिसके बाद जोशुआ अपने दिल में सोचने लगता है, मेरी सराउंडिंग, मेरे आसपास का माहौल, मेरे आसपास के लोग। हाँ, ये बोलते हुए जोशुआ उसके दिए गए हुए बैच को और भी काफी गौर से घूरने लगता है और वो ये सोचता भी है कि क्या कहीं लॉयन किंग का मोटिव कोई और हो सकता है। जैसे कि उसने खुद ही कहा कि जैसे कि लोग तुम्हारे सामने बन के आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी ऐसे हो। उनके खिलाफ जाने से पहले जरूरी है कि तुम उनके मोटिव को समझो। उसने सही कहा, इंसान काफी अजीब चीज है। वो उस पर ही हमला करता है जिसे वो ना समझ पाता है, वो उसे मिटाने की कोशिश करता है जिससे वो डरता है। असल में इंसान काफी ज्यादा बुज़दिल होते हैं। जोशुआ ये सब कुछ अपने दिल में बोल रहा होता है और यहाँ पे मुंह से अब वो एक शब्द भी ना कहता,
बल्कि इसके बजाय अब वो लॉयन किंग के खिलाफ अपनी पीठ करके जाने लगता है। वो उसे बताता है कि मैंने काफी वक्त से अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं की, तो पहले मैं उनसे बात करता हूँ। और वैसे तो मुझे अब तुम्हारी बातों को इतनी ज्यादा समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे पता है कि लॉयन किंग वैसे कोई बकवास नहीं करता। मैं जानता हूँ तुम्हारा वक्त काफी कीमती है, तो बेतुकी बात तो तुम कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी बातों पे काफी ज्यादा ध्यान दूंगा। शायद से वक्त आने के बाद मैं समझ जाऊं और उस पॉइंट पे पहुंच सकूं जो तुम मुझे समझाना चाहते थे। लॉयन किंग उसे जाते हुए देख के कहता है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ तुम अपने नाम को टॉमस्टोन ऑफ नेगेसिम पे क्राफ्ट करना मत भूलिएगा। रॉयल स्टोन रेनहार्ट का वो आखिरी सिरा है, तो इससे कभी भी मिस मत करना। जोशुआ एक मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए कहता है, शुक्रिया, आपकी गाइडेंस मेरे काफी काम आएगी। हाँ, मैं कुछ भी फॉर्मेलिटी को और मजीद मिस नहीं करना चाहता खुद भी। मैं वैसे तो फॉर्मेलिटीज से जान छुड़ाता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज होती है जिन्हें करना ही पड़ता है। और अगर हम फॉर्मेलिटीज को एक तरफ साइड पे रखें, इस वक्त जोशुआ इतना ज्यादा काबिल हो चुका है कि वो पूरी की पूरी किंगडम में अपने किसी भी किस्म के ऑर्डर्स को जारी कर सकता है, क्योंकि अब जोशुआ ऑफिशियल तरीके से इस पूरी की पूरी किंगडम का एम्पायर बन चुका है और ये अब जोशुआ की किंगडम के नाम से जानी जाती है। कहानी पलट के 3 अनजान शख्स पे जाती है जो कि घने जंगलों के बीच में जोशुआ का इंतजार कर रहे होते हैं, जोशुआ को असैसिनेट करने के लिए। वो तीनों की तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इस वक्त जोशुआ सेंडर इस पूरी की पूरी किंगडम का एम्पायर बन चुका होगा, तो जाहिर सी बात है आज जोशुआ का प्रोटोकॉल है वो इस पूरे एरिया को जांचेगा और साथ ही साथ यहाँ से जरूर गुजरेगा। और जब वो गुजरेगा हम उस पे पीछे से या चुपके से सरप्राइज अटैक करेंगे, वो भी एक ऐसा अटैक जिसे उसे झुटलाने का मौका तक नहीं मिलेगा और जब तक उसे एहसास होगा वो मारा जा चुका होगा। जिस तरीके से ये तीनों की तीनों इंडिविजुअल्स यहाँ पे जोशुआ का इंतजार कर रहे होते हैं, ये पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस होते हैं दोस्तों, क्योंकि इन तीनों बंदों का रैंक कोई मामूली रैंक नहीं है बल्कि मास्टर लेवल का रैंक है। तो यहाँ तक पहुँचना हर अरे गहरे के बस की बात नहीं होती है, जिस वजह से ये तीनों की तीनों अपने नंबर्स पे रिलाई करते हुए 3 वर्सेस 1 करने का सोच रहे होते हैं और जोशुआ को पूरे तरीके से उसकी किंगडम समेत गिराने का सोच रहे होते हैं। तो इस पर जॉन नामी शख्स कहने लगता है, अगर हमने जोशुआ को गिरा भी दिया तो फिर भी हमें उसकी पूरी की पूरी किंगडम का सामना करना पड़ेगा। विलियम इस पर बोलता है, जोशुआ को हराना सबसे जरूरी है, एक बार जोशुआ गिर जाए तो उसकी किंगडम कोलैप्स होने लगेगी। लेकिन यहाँ पे डेविड उनकी बातों से एग्री नहीं करता। वो बताता है, वो समझाता है, क्या तुम्हें नहीं पता एम्परर वेरोना के मर जाने के बाद उसकी किंगडम अपने आप नहीं गिरी थी, बल्कि फौरन से वो थ्रोन, वो गद्दी, वो एम्पायर पूरे तरीके से लूसीफर के हवाले कर दी गई थी। तो यहाँ पे डेविड के अल्फाज पूरे तरीके से एब्सोल्यूट होते हैं। वो यही कहना चाह रहा होता है कि अगर चाहे भले ही हमने जोशुआ सेंडर को गिरा डाला, मार डाला या उसका काम तमाम कर डाला, तो जरूरी नहीं है कि जोशुआ के साथ उसकी पूरी की पूरी किंगडम का भी, उसकी पूरी की पूरी एम्पायर का काम भी तमाम हो जाए। अगर जोशुआ मरेगा तो इसके बजाय वो गद्दी फौरन से किसी और को दे दी जाएगी, मगर अगर हम जोशुआ को लिपटा देते हैं, जोशुआ का खात्मा करने के बाद उसकी पूरी की पूरी एम्पायर की जड़ कमजोर हो जाएगी। जब पूरी की पूरी एम्पायर ही अफरा तफरी में मौजूद होगी और अपना सर पकड़ के बैठी होगी, हमें काफी मौके मिलेंगे उस एम्पायर को वंस एंड फॉर ऑल एंड करने का। तो फिलहाल आगे की सोचने के बजाय हम जोशुआ सेंडर पे ही फोकस करेंगे, उससे ही अपना टारगेट बनाएंगे और उसे मार गिराएंगे। उम्मीद तो करता हूँ कि तुम सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार होगे कि जोशुआ को हराने के बाद या फिर उसे मारने के बाद हम सबको, हमारी फैमिलीज को और हमारी किंगडम को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करना जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे जिम्मे होगा। तो विलियम यहाँ पे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन के साथ चिड़चिड़े अंदाज से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ, या फिर तुम ही इस पूरे के पूरे ग्रुप में सबसे समझदार हो? मैं यहाँ पे जोशुआ सेंडर का काम तमाम करने आया हूँ। ऑब्वियसली मैं पूरे तरीके से होशो आवाज में ही आया हूँ। वो ये बोल रही होता है कि अचानक से उसकी नजर गहरे जंगलों में से आते हुए एक अनजान शख्स पे पड़ती है और वो शख्स जोशुआ नहीं होता। अभी तक उस अनजान शख्स का चेहरा अपनी परछाई से ढका होता है। तब और फिर तभी वो अपने कवच में से अपनी तलवार को निकालते हुए धीरे धीरे ही सही उनकी ओर अपने कदम जमाते हुए कहता है कि तुम लोगों के जो भी प्लान्स है, बदकिस्मती से वो मेरे आते सारी और मेरे ही दम से खत्म होते हैं। फिलहाल मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दे सकता, क्योंकि जोशुआ सेंडर सिर्फ और सिर्फ मेरा शिकार है और तुम्हें मालूम भी होगा भूखे शेर के मुंह से उसका शिकार छीनना काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। विलियम चिल्लाता है, तुम कौन हो और जोशुआ कहाँ पर है? तो उसके पास में उसकी बगल में मौजूद
जॉन उसका साथी बोलता है, दिखने से तो लगता है कि एवलॉन को हमारे प्लान की जानकारी मिल चुकी है। इसके बाद वो सवाल उठाता है, तो फिर कहाँ पे है वो अनजान शख्स जो कि गहरे जंगलों से उनको अप्रोच करते हुए उनकी ओर ही बढ़ रहा होता है। हमें मालूम पड़ता है वो काउंट एरी होता है। वो कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब? मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ और अकेला ही लड़ूंगा, क्योंकि मैं अकेले ही जोशुआ सैंडर से यहाँ पे मिलने आया हूँ। कहानी पलट के सैली और सर एडन पे जाती है। यहाँ पे सैली सर एडन के सामने जोशुआ पे आग उगली होती है। वो काफी गुस्से से चिल्लाते हुए फ्रस्ट्रेशन के साथ बोलती है, मुझे मालूम है कि जोशुआ ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे लिए द मर्सनरी किंग को चैलेंज करेगा, और फिर भी गुस्सा तो मुझे इस बात पर है कि मैंने उसे लाख बार मना किया था कि द मर्सनरी किंग को मेरे लिए चैलेंज मत करना। सच कहूँ तो मैं जोशुआ से काफी ज्यादा मायूस हुई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे चाहने वाले अब और जख्मी होए। सर एडन कहता है कि जोशुआ इतना भी पागल नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही उसे डायरेक्टली जाके चैलेंज करे। मुझे इतना तो मालूम है कि जोशुआ काफी ज्यादा समझदार है, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। वैसे भी ये मत भूलो कि तुम उसकी किंगडम में खड़ी हो, और अगर तुम उसके बारे में ट्रैश टॉक करोगी तो शायद से तुम्हें यहाँ पे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सैली आगे से बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, अब मुझे मत समझाओ कि क्या करना है। वैसे भी जहाँ तक जोशुआ की अपनी रीजंस की बात हो सकती है, तो मेरे ख्याल से वो बारबेरियन द किंग ऑफ मर्सनरी को इसलिए चैलेंज कर रहा है ताकि वो पॉइंटर फैमिली के लिए कुछ समय को बचा पाए और पॉइंटर फैमिली को इतना वक्त दे पाए कि वो अपने नेक्स्ट स्टेप को समझ सके। वैसे भी द बारबेरियन पूरे तरीके से पॉइंटर फैमिली पे भारी पड़ चुका है, तो एक वजह ये भी हो सकती है कि जोशुआ ने उनकी मदद करने के लिए भी द किंग ऑफ मर्सनरी बारबेरियन को चैलेंज किया। पर सिर्फ ये वजह नहीं है क्योंकि मैं उस वक्त रो रही थी और मैं उसके सामने अपने दुख को जाहिर कर रही थी। शायद से वो मेरे लिए हमदर्दी रखने लगा। इसी वजह से उसने ये मुश्किल मोड़ भी मेरे लिए भी अपने सर पे डाल लिया, जो कि मुझे हरगिज पसंद नहीं आई। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे लिए अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाए। ये एक तरह से बेवकूफ़ी है, और जब मुझे लग रहा था कि मैंने जोशुआ को समझा दिया, उसने मेरे भरोसे को ठेस भी पहुंचाया। ऊपर से मैं नहीं चाहती जोशुआ मेरे लिए द किंग ऑफ मर्सनरी से लड़े। वो एक तरह का दरिंदा है, नहीं बल्कि दरिंदों का शब्द भी उसके लिए काफी ज्यादा छोटा पड़ जाएगा। वो तो एक कमीना है जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला के राख कर डालता है और उन्हें पूरे तरीके से कुचल डालता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो अपने सामने वाली किंगडम को चकनाचूर न कर डाले, और जिसके लिए लड़ रहा होता है उसकी किंगडम में से वो हिस्सा भी लेता है। वो जाना जाता है अपने दबदबे के दम पर। दुख तो इस बात का होता है कि मेरे सारे के सारे दोस्त मेरे लिए मेरे दुश्मनों से लड़ने चले जाते हैं, जबकि मैं उनकी मदद तक नहीं कर पाती। ये सारी की सारी चीजें सैली को अंदर से तोड़ने लगती है और मरोड़ने लगती है, और बदकिस्मती से वो चाह के भी कुछ ना कर पाती। वो देखने के अलावा कुछ भी ना कर पाती। ये सैली ने एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा हुआ है। उसके दोस्त उसके लिए स्टैंड लेते हैं और वो फिर मारे जाते हैं। तो यही चीज सैली चाहती है कि जोशुआ के साथ हरगिज ना हो। इसी चीज को लेके सर एडम भी कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन अब हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। जोशुआ इस पूरी की पूरी किंगडम का रूलर है, तो सपोज अगर तुम जोशुआ को मना भी लेती हो कि वो तुम्हारे लिए बारबेरियन की खिलाफ वर्जी ना करे, तो शाहिद से तुम इसमें सक्सेसफुल भी हो जाओ। लेकिन ऐसा करने से किंगडम के लोग शायद से जोशुआ से डिसअपॉइंट हो भी सकते हैं कि भाई तुम अभी अभी किंग बने हो और ये तुम्हारा सबसे पहला फैसला था। तुम अपने सबसे पहले फैसले को ऑनर नहीं कर पाए, अपनी सबसे पहले फैसले की जबान ही ना दे पाए, तो फिर आगे तुम किंगडम को कैसे चलाओगे? तो इन मामलों में दखल ना ही दो तो इसी में हमारी बेहतरी है, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि कई प्रॉब्लम्स की शुरुआत कर सकती है। वेल इसी तरह सर एडन यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स को साइड पे रखते हुए कहता है, अगर हम सारी की सारी बातों को हटा दे और इग्नोर करें तो ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैंने अपने सारे के सारे पैसा और जमा पूंजी जोशुआ के ऊपर इन्वेस्ट कर डाली, और जोशुआ के मास्टर वार को जीतने की वजह से मैंने बदले में काफी ज्यादा पैसा कमाया। और अगर मुझे पता होता कि जोशुआ इतनी खूबसूरती से जीतेगा तो फिर तो मैं अपने सारे के सारे एसेट्स को भी इसी पर इन्वेस्ट कर डालता। लेकिन खैर मैंने इस वक्त भी सब अपने एक ही जुए से इतना ज्यादा कमा लिया कि मैं अब रिटायरमेंट की जिंदगी आसानी से जी पाऊंगा। इसके चलते ही अब मुझे दोबारा कभी भी पैसों की कमी नहीं आने वाली। तो मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे एज अ मर्सनरी की लाइफ को क्विट कर डालूं। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
सैली, यहाँ पे सर एडन ये सब कुछ काफी खुशी से बोल रहा होता है और इसके चेहरे में हम भूखापन और साथ ही साथ एक्साइटमेंट को भी देख पा रहे होते हैं। सर एडन यहाँ पे बोलते हैं, सैली इसके बाद तुम्हारी बारी है, तुम भी अपने पैसे को यहाँ पे क्लेम कर दो जो कि सारा का सारा तुमने जोशुआ के ऊपर इन्वेस्ट किया था। वो लोग यहाँ पे पैसों की बातें कर रही होते हैं कि इसी बीच में यहाँ पे लिली आती है। वो आते साड़ी यहाँ पे कहने लगती है, सर एडन अब से मिले हुए काफी ज्यादा वक्त हो रहा है ना दोस्तों। ये वही लड़की है जिसके दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक पहली शख्सियत तो लिली के नाम से जानी जाती है और इसकी दूसरी शख्सियत अंधेरे के पीछे छुपी हुई है, परछाई से ढकी हुई है, पर्दे से कवर है और हिजाब का सहारा है। वो जानी जाती है मूनलाइट हेडक्वार्टर के लीडर के तौर पर, मगर इसकी दूसरी शख्सियत से कोई वाकिफ नहीं है सिवाय जोशुआ सेंडर को छोड़ के और 2-4 गिने हुए लोगों को। बहरहाल अगर तुम लोगों को कोई डिटेल समझ में नहीं आती तुम लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं शायद से नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब भी देता फिरूं। अब बात सीरीज की चल रही है तो मैं बताता चलो, मैं टावर ऑफ गॉड को भी शुरू करने को सोच रहा हूँ। ये वन ऑफ द बेस्ट मनहवा में से एक मनहवा है जिसके टोटल 600 से भी ज्यादा के चैप्टर्स है और लोग इन्हें इसलिए कवर नहीं करते क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट मनहवा में से एक है और इस पर स्ट्राइक आने का काफी ज्यादा खतरा है। तो लोग तो इसलिए ये रिस्क नहीं लेते क्योंकि उनके चैनल मोनेटाइज है, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है मेरा तो चैनल ही मोनेटाइज नहीं है। तो जब तक आप लोगों की सपोर्ट होगी मैं 600 के चैप्टर्स को वहीं पे लिपटा दूंगा। और मैंने कई बार बताया भी है, जब तक आप लोगों की सपोर्ट है मुझे मेरे चैनल के खात्मे से डर नहीं लगता। जिसके फिलहाल 2 सीजन को एनिमेट भी किया गया तो वो तो मैं अपने मेन चैनल एनिमे रैंक्स पर कवर करूंगा, उसके लिंक को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। जल्दी टावर ऑफ गॉड उस पर शुरू होगी। अगर आप लोग वन ऑफ द बेस्ट मनहवा ऑफ ऑल टाइम को मिस आउट नहीं करना चाहते तो एनिमे रैंक्स को सब्सक्राइब कर डाले, उसमें मैं घंटे की वीडियो लाने वाला हूँ। अब बात एक सीरीज से दूसरी सीरीज पे जाती है तो मैं हीज अ प्लेयर को भी जल्दी कवर करूंगा अपने नोटी चैनल पर ही। जहाँ तक बात मेरी हेल्थ के रिलेटेड है, मुझे डॉक्टर ने तो वैसे मना किया है लेकिन मुझे खुद वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मजा आता है। चाहे भले ही मुझे इसका पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन जब मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ता हूँ मेरा अपने आप ही वीडियो बनाने का मन करता है। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों का वक्त ले लिया, दरअसल मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, बदले में मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो मैं वादा करता हूँ चाहे भले ही मेरा चैनल डिलीट हो जाए और चाहे भले ही मुझे इससे भी बड़ा डिजीज लग जाए, मैं वापस आऊंगा जब तक आपकी सपोर्ट है। तो चलो स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। सर एडन यहाँ पे लिली क्वीन को देखकर कहने लगता है कि इस पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट की सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन ऑफ ऑल टाइम मेरे सामने यहाँ पे क्या लेने आई है ना दोस्तों। वैसे तो इसका नाम लिली है, मगर साथ ही साथ वो सिल्वर आर्ड स्वॉर्ड डीमन के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि वो इतनी ज्यादा तलवारबाजी में महान है कि उसका सामना फीमेल्स में कॉन्टिनेंट में यहाँ पे कोई भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे लिली उसका जवाब देती है, तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी आई हूँ, यहाँ पे मैं उसी वजह से आई हूँ जिस वजह से तुम आए हो। हाँ तुमने ठीक सोचा, मैं यहाँ पे अपना रिवॉर्ड लेने आई हूँ। मैंने भी तो आखिर किसी के ऊपर अपना पैसा बेट किया था। सर एडन ये सुनने की बात कहता है, वेल मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसी फेथफुल लड़की भी ऐसी गैम्बलिंग वगैरह पे अपना पैसा बर्बाद करती फिरेगी। वेल अगर तुम रिवॉर्ड लेने आ ही चुकी हो, इसका मतलब जिस पर तुमने अपना पैसा बेट किया था वो जीत गया या जीत चुकी है। तो मेरी सोच से भी कई गुना ज्यादा बढ़ के मीसनी निकली। लिली इसके जवाब में कहने लगती है, जो भी मेरा फेथ हो या जो भी मेरा भरोसा हो, मैंने ये सब कुछ इतनी गैम्बलिंग वगैरह इसलिए किया है ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को दिखा सकूं कि मैं उस पर कितना ज्यादा ट्रस्ट और भरोसा रखती हूँ। तो उस पर अपना पैसा यू बेट करने से उसे भी इस बात का एहसास होगा कि मैं उसमें कितनी ज्यादा दिलचस्पी रखती हूँ और ऐसा करने से मेरे भरोसे की दात वो अपने मुंह से खुद ही देगा। सर एडन सवाल पूछता है, तो अच्छा ये बात है, तो कौन है तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड? बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी काफी ज्यादा लकी होगा कि उसे तुम जैसी गर्लफ्रेंड मिली, इतनी खूबसूरत और सफेद घने बालों वाली। तुम किसी चुड़ैल से कम नहीं हो और यहाँ पे मैं चुड़ैल तुम्हें तारीफ के तौर पर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे लिली उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस पूरी की पूरी एम्पायर का किंग बन चुका है। यह सुनते सारी सर एडन और सैली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनके चेहरे पे परेशानी साफ साफ मायनों में देखी जा चुकी होती है। सर एडन तो यहाँ पे सिर्फ हैरान होता है, लेकिन सैली के चेहरे पे कुछ ज्यादा ही परेशानी हम देख पा रहे होते हैं, जैसे कि वो जोशुआ के लिए फीलिंग्स रखती हो। सैली थोड़ी जेलसी से ही सही लेकिन अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बनाई रखती है। इसके बाद वो थोड़े कड़वे अल्फाजों का चुनाव करती हो, कमीनी आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जोशुआ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ
वैसे तुम पहले यह तो बताओ, क्या तुम्हें जोशुआ के बारे में पता भी है? क्या तुम जोशुआ को ठीक तरीके से जानती भी हो? मेरे ख्याल से तुम्हें किसी किस्म की गलतफहमी हुई है, पर यहाँ पे लिली की बॉडी लैंग्वेज से यही मालूम हो रहा होता है कि सैली एक कॉमिनर है, जिस वजह से वो उसे सीरियस ही नहीं ले रही। इसके बाद वो जबान चलाते हुए कहती है कि इस कॉन्टिनेंट में कोई भी मुझसे बढ़ के जोशुआ को नहीं जानता और ना ही वो उसे समझ पाता है। और वैसे भी तुम कौन हो? कभी तुम्हारे बारे में सुना ही नहीं, जबकि मैं जानी जाती हूँ अपने स्वॉर्डमैनशिप के दम पर। सैली, जो कि लगभग अपने गुस्से से ही पागल हो गई होती है, अपने आप को काबू में रखते हुए कहती है, मैं वो बंदी हूँ जिसके लिए जोशुआ ने बारबेरियन को भी चैलेंज कर डाला। तुम्हें मेरी वर्थ इससे ही पता चल गई होगी। मैं उसकी सबसे करीबी फ्रेंड हूँ और शायद से कुछ और भी। और अब चूंकि जोशुआ मेरे लिए बारबेरियन जैसे बंदे को भी चैलेंज कर सकता है, ये इस बात की चीख चीख के गवाही देता है कि वो मेरी कितनी ज्यादा परवाह करता है। जब भी मेरे सर पे मुश्किल आती है, वो हमेशा से वहाँ पे मौजूद होता है, मेरे लिए लड़ने के लिए और मुझे वहाँ से बचाने के लिए। और जैसे कि तुमने क्लेम किया कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, काफी अजीबोगरीब बात है, क्योंकि बॉयफ्रेंड वो तुम्हारा है लेकिन घूमता वो मेरे साथ है। उसकी ये बात कहने की ही देर होती है कि क्वीन लिली भी उसे काफी ज्यादा गुस्से से अपनी आंखें फाड़ फाड़ के घूरने लगती है और बदले में सैली भी उसे घूरती रह जाती। यहाँ पे जब लिली पूरे तरीके से इस आर्गुमेंट को हारी होती है, तो वो अपने ट्रम्प कार्ड को प्ले करने का सोचती है, जहाँ पे वो सभी के सामने अपने सिल्वर कार्ड को रखती है, जिसको देखते ही यहाँ पे सरेडन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सरेडन काफी हैरानी से परेशानी से पूछता है कि क्या तुमने लॉर्ड जोशुआ पे इतनी ज्यादा बैटिंग की है कि बैट्स वालों ने तुम्हें सिल्वर टिकट दे दिया? लिली यहाँ पे थोड़ी सी शो ऑफ मारते हुए कहती है कि मैंने उस पे 50,000 बैट किए थे। ये इस चीज को हाईलाइट करता है, ये इस चीज का सबूत देता है, ये इस चीज की चीख चीख के गवाही देता है कि मैं जोशुआ पे कितना ज्यादा भरोसा रखती हूँ और जोशुआ भी मुझे पाकर काफी ज्यादा खुश होगा। तो सैली, अब तो तुम्हें मालूम पड़ रही होगा कि मैं उस पे कितना अंधा भरोसा रखती हूँ और उससे भी अब बदले में अपने लिए ऐसी वाइफ चाहिए होगी। उसकी सारी की सारी चीजें देख के मेरे ख्याल से सैली अंदर से टूटने लगती है, पर ऐसा तो सिर्फ हमने सोचा था। ये क्या, हमें उसकी क्लॉक में से कोई चमकती हुई चीज दिखती है? क्या ये सोना है? तो नहीं, असल में ये एक गोल्डन टिकट है। इसकी चमक को अपने आंखों पे पड़ता देख के लिली को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता और सरेडन का तो एक्सप्रेशन एक अलग ही मकाम पर होता है। सैली अब मजीद अपने गोल्डन टिकट का फ्लेक्स दिखाते हुए कहती है, ये इस बात का सबूत है कि मेरा भरोसा तुमसे भी कई गुना ज्यादा जोशुआ पर है, क्योंकि इन टिकट्स पे अपने भरोसे को डिपेंड करवाना ये मैंने नहीं बल्कि ये गेम तो तुमने स्टार्ट की है। तो दोस्तों, इसका कंक्लूजन अगर मैं आप सभी को देता फिरूं, सैली यही कह रही है कि इस गेम को तुमने स्टार्ट किया और मैंने ही तुम्हें तुम्हारी गेम में हरा डाला। ये गोल्डन टिकट किसी इंडिविजुअल को तभी मिलती है कि अगर वो अपने पार्टनर पे 1000 गोल्डन कॉइन्स को इन्वेस्ट करे, जो कि हर किसी की बस की बात नहीं होती और आज तक कभी भी किसी ने भी इतने ज्यादा पैसे किसी इंडिविजुअल पे इन्वेस्ट नहीं किए होते। तो सैली यहाँ पे अपने पॉइंट को सामने रखती है कि अगर तुम कहती हो कि जितने पैसे हम अपने चाहने वाले पे इन्वेस्ट करते हैं हम उतना ही उससे प्यार करते हैं, तो फिर तुम इस गेम को जीत चुकी हो। सैली उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि कैसे उसने अपनी जमा की गई हुई एक एक जमा कुंजी को और साथ ही साथ अपने एक एक बचाए हुए एसेट को पूरे के पूरे तरीके से जोशुआ के ऊपर एक गैम्बलिंग के तौर पर इन्वेस्ट कर डाले, जिसे तुमने भरोसे की गेम का नाम दिया। सैली उसे चीख चीख के बताती है कि वो गेम मैं पूरे तरीके से जीत चुकी हूँ और आज तक कभी किसी इंडिविजुअल ने कभी किसी दूसरे इंडिविजुअल पे इतना ज्यादा बैटिंग नहीं की होती, जिस वजह से ये गोल्डन टिकट काफी ज्यादा रेयर होती है। इतनी ज्यादा रेयर कि आज तक ये टिकट सैली के अलावा किसी और को मिली भी नहीं होती, क्योंकि आज तक कभी किसी ने इतना इन्वेस्ट ही नहीं किया होता। जिस सब पर लिली को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता। लिली कहती भी है कि मुझे तो लगा था कि ये गोल्डन टिकट सिर्फ और सिर्फ एक अफवाही होती है और एग्जिस्ट नहीं करती, और आज जिंदगी में पहली बार लिली इस गोल्डन टिकट को इतनी ज्यादा करीबी से देख पा रही है। लिली अब हैरानी से अपना सवाल पूछती है, मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा भी पैसे पाए जाते हैं। सैली इसके रिप्लाई में बोलती है, मैं तुम्हें चाह के भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये पैसा मैं कहां से लाई। तभी सीन शिफ्ट होके उन्हीं 3 इंडिविजुअल्स पे जाता है जिनका रैंक एक मास्टर लेवल के बराबरी का होता है, जो कि यहाँ पे जोशुआ की खिलाफ वर्जी करने आए थे, लेकिन उनका सामना जोशुआ से तो नहीं बल्कि इसके बजाय काउंट एरी से पड़ गया था। ना मैं जानता हूँ आप लोगों का सवाल यही होगा कि अब उसके बाद फिर क्या हुआ था। तो उसके बाद ये होता है कि काउंट एरी 1 नहीं 2 नहीं
3 मास्टर लेवल इंडिविजुअल्स को एक साथ अकेले में ही हरा डालता है। वहीं पर हम विलियम को जमीन पर गिरे काफी ज्यादा घायल हालत में देखते हैं, पर इसके बावजूद भी वो यहाँ पे हार तक नहीं मानता और अब वो काफी ज्यादा दर्द से तड़पते हुए तैसे करके अपने हाथ को अपनी शर्ट की ओर बढ़ाने ही लगता है कि यहाँ पे काउंट एरी उसके हाथ को अपने पैरों तले कुचलने लगता है और वो उससे बोलता है तुम एक कचरे के मायने रखते हो मेरे आगे। विलियम उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी अब जान लोगे, पर काउंट एरी उसे बोलता है ऐसा मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन दिखने से तो लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि दोस्तों उसे मालूम पड़ चुका होता है कि वो जिस बंदे का इंतजार कर रहा है वो फाइनली यहाँ पे पहुंच चुका है। तभी हम यहाँ पे एक जानी पहचानी आवाज को सुनते हैं जो कि वो उससे कहता है फाइनली तुमने यहाँ पे आने का डिसाइड कर ही लिया। वो आवाज काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। हमने एक बार नहीं बल्कि थ्रू आउट द सीरीज इस आवाज को पहले भी सुन रखा है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका अंदाजा ठीक निकला, ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि हमारे जोशुआ सेंडर की होती है। काउंट पेरी एक मुस्कुराहट के साथ बोलता है जोशुआ सेंडर, अगर तुम वक्त पे ना आते तो कसम से मैं इस बंदे का सर इसके दर्द से जुदा कर डालता। और अब जबकि तुम आ ही चुके हो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन जोशुआ बदकिस्मती से मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो फिर क्यों ना हम फॉर्मेलिटीज को गोली मारे और उस चीज को सामने रखे जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ओह माफी चाहता हूँ जोशुआ, मेरे मैनर्स कहाँ हैं? अब तो तुम एक बादशाह सलामत बन चुके हो।